हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी ट्रेंडी टीचर और आज मैं आपके लिए लाई हूं केवीएस का पीवाईक्यू जो कि आपका 21 फरवरी 2023 की शिफ्ट में हुआ था। इससे हमें एक पेपर के फॉर्मेट को जानने में हेल्प मिलेगी और ये आपकी तैयारी को और भी बेहतर करेगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला है आपका क्वेश्चन एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना। तो हमें इसमें सिमिलर पूछा गया है। तो एक्यूज़ होता है किसी पर इल्ज़ाम लगाना, प्रिडिक्ट होता है किसी चीज़ को भविष्यवाणी करना, और स्टोर का मतलब होता है हमारा इकट्ठा करना। तो हमारा हम जाएंगे आंसर 3 के साथ। टिमिड होता है किसी भी जो टिमिड का हमें अपोजिट मतलब बताना है। तो टिमिड होता है शाई हो, जो दब्बू हो, जो थोड़ा सा लोअर में हम जिसे कह सकते हैं। इसका अपोजिट वर्ड बोल्ड होगा। कूल नहीं हो सकता, रिफाइंड नहीं हो सकता, फॉल्स झूठा हो गया, और कूल जो है ठंडा हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट। हैंड टू हैंड फाइटिंग टुक्स प्लेस इन गैल्वन वैली। देखिए, देखने से ऐसा लगेगा कि हैंड टू हैंड जो हमारा नाउन होगा और फाइटिंग जो हमारा वर्ब होगा। नहीं, उसने कहा जो फाइटिंग है वो हुई गैल्वन वैली में। तो फाइटिंग हुई ना, तो क्वेश्चन ये जो डिटेल्स है किसकी बताई गई है, संज्ञा के। तो हमारा आंसर जाएगा नाउन। कुछ क्वेश्चंस के आंसर में कन्फ्यूज़न है तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, बाद में ये आंसर्स जो हैं चेंज भी हुए हैं। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, चूज़ द ऑप्शन इन विच वॉइस हैज़ बिन करेक्टली चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देखिए, पैसिव का हमें पता है कि जब हम क्या करते हैं, ये शी को चेंज कर देते हैं हर या और ही को हिम में, राइटिंग अ लेटर। तो हमें पता है जब कोई चीज़ कंटिन्यूस में आती है, ये मैं आपको अच्छे से एक वीडियो में भी करा दूंगी। जब राइटिंग में आते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, बीइंग। बीइंग यहाँ भी है और यहाँ पे वॉज है। नहीं, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम क्रॉस कर देंगे। ये आपका यहाँ से हम इस ऑप्शन को काट देंगे। फिर आपका नेक्स्ट आता है वॉज बीइंग रिटन बाय हर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमारा वॉज आया, जबकि हम इसमें टेंस चेंज नहीं करते। यहाँ पे भी वॉज है तो हम आंसर जाएंगे अपना 4th के साथ। नेक्स्ट हमारा है कि जो टीचर द टीचर सेड शीला व्हाई आर यू लेट। तो टीचर शीला से पूछते हैं कि आप लेट क्यों हैं। देखिएगा, द टीचर आस्क्ड शीला व्हाई वाज शी लेट दैट डे। द टीचर आस्क्ड शीला व्हाई शी वाज लेट दैट डे। द टीचर आस्क्ड शीला व्हाई वाज लेट दैट डे। द टीचर इंक्वायर्ड। देखिए, आपको पता है इंक्वायर्ड नहीं आएगा तो हम इसको यहीं से इसको क्रॉस कर देंगे, ये नहीं आएगा। फिर आस्क्ड शीला व्हाई वाज लेट दैट डे। वाई वॉज शी, ये नहीं आएगा क्योंकि हमने इसमें क्या किया, क्वेश्चन मार्क को हम कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, तो इसमें है वाई वॉज शी या वाई शी वॉज। तो हम जाएंगे आंसर नंबर 3 के साथ। तो हमारा आंसर जाएगा 3। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। इसमें हमें क्या करना है, एक जम्बल्ड वर्ड हमें दिए गए हैं, मीनिंगफुल और ग्रामेटिकली सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो देखिए, ऑप्शन के साथ चलते हैं। बी, कैन हेल्प यू, नहीं हो सकता। ऑप्शन डी के साथ जाते हैं। पहले डी, बिफोर आई कैन हेल्प यू, आई मस्ट नो ऑल द फैक्ट्स। तो हमारा आंसर जो होगा वो आंसर 2 होगा। हम नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक करेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो दैट हैज़ एन एरर इन इट। देखिए, एरर्स के क्वेश्चन बहुत मुश्किल आते हैं, उसमें हम कंफ्यूज होते हैं, तो एरर्स को हम बहुत अच्छे से करके जाएंगे। हैज़ में कोई एरर नहीं है, आइदर ऑफ में एरर नहीं है। यू सो माई बुक, आपको ये क्या है, सो गलत है आपका, इसकी जगह क्या होगा, सीन। हैज़ आइदर ऑफ यू सीन माई बुक। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे सी जाएगा, लेकिन आंसर जो बी गिवन है इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने क्रॉस चेक करके ही की हैं। अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं इस पर। एट द टाइम द फोन रैंक डैश क्वेश्चन मार्क द टेबल। आंसर ऑप्शंस जो हैं, हैज़ बिन लाइंग, वॉज लाइंग, हैज़ लेड, हैज़ बिन लेड। तो इसमें हम जाएंगे शी वॉज लेइंग द टेबल। नेक्स्ट में आते हैं। कोविड-19 हैज़ अगेन डैश इन चाइना, ब्रोकन आउट, ब्रोकन ऑफ, ब्रोकन अप, ब्रोकन विद। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, अपना ब्रोकन आउट। नेक्स्ट आपका है आई प्रॉमिस टू डैश यू व्हेन आई विजिट दिल्ली, यानी कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा जब भी मैं दिल्ली आऊँगा। तो कॉल अप, कॉल एट, कॉल ऑन, कॉल फॉर। तो हम इसमें ऑप्शन के साथ जाएंगे कॉल ऑन। अब आपकी जर्नल हिंदी आ गई है। देखिए,
बहुत इजी है, हम जल्दी जल्दी इसको करेंगे। स्त्रियों की समस्या बहुत सी गंभीर हैं, लेकिन उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो जादू भरे शब्द शिक्षा से हल न की जा सकती हो। पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षा दो, उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दो, तब वे तुम्हें बताएंगी कि उनके लिए क्या सुधार आवश्यक है। हमें नारियों को उस स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहां वे अपनी समस्या को अपने ढंग से सुलझा सके। सबसे पहला ऑप्शन कि गद्यांश में किन की समस्या का उल्लेख किया गया, तो आपका आंसर जाएगा स्त्रियों के। नेक्स्ट, शिक्षा को जादू भरा क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है शिक्षा को जादू भरा? क्योंकि कहाँ है जादू भरा, ये रहा, शिक्षा से हल न की जा सकती हूँ। इसमें आपका ऑप्शन जाएगा शिक्षा समस्याएं सुलझा सकती है। नेक्स्ट पे, गद्यांश के अनुसार स्त्रियों में इतना सामर्थ्य है कि वो अपनी जो समस्या है उसको सुलझा सकती हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा अपनी समस्याएं खुद सुलझा सकती हैं, स्वयं सुलझा सकती हैं। नेक्स्ट आपका, स्त्रियां स्वयं अपने सुधार का दायित्व वहन कर सकती हैं। यह क्या है कथन जो है आपका, इसमें इसी के बारे में बात की तो पूर्णतः सटीक है। नेक्स्ट, शिक्षा से बनने वाला विशेषण शब्द, शिक्षा कर्म नहीं होगा, शिक्षित होगा, सीखना और सिखाना तो बिल्कुल ही अलग हो गए हैं। आगे देखेंगे हम, हमारा है जो आपका तत्सम है शब्द, उसका जो उदाहरण है वो क्या है, हमें पता है, हम इसको याद करेंगे। तत्सम जिसमें स है वो संस्कृत वाले शब्द यानी कि वो पुराने शब्द हैं, और इसमें जो आपका है वो आपका खीर जो है वो नहीं होगा, गोबर नहीं होगा, काम नहीं होगा, आपका क्या होगा, शीर होगा। आपने पढ़ा होगा तत्सम से तद्भव जब हम बदलते हैं तो जो ये अक्षय वाला है ये ख में बदल जाता है। नेक्स्ट आपका, पक्षी का जो पर्यायवाची है वो नहीं है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन आपका खग, दूसरा द्विज, तीसरा विहंगम, और जो फोर्थ है वो आपका होता है ये विहंग होता है, और उदक जो होता है वो आपका पानी का होता है, इसलिए ऑप्शन जो है हमारा गलत है। मूविंग टू नेक्स्ट, समूह से भिन्न शब्द है क्या? तैरना, हंसना, सोना, और इसमें बच्चे जो है वो आपका अलग है। अगला क्वेश्चन संधि से है। देव प्लस में इंद्र क्या बनता है? आप सब जानते हैं देवेंद्र बनता है। देवेंद्र और देवोंद्र और देव इंद्र नहीं। मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए। देखिए, देखने से लगता है को, यानी कि कर्ता ने कर्म को होगा, लेकिन नहीं, मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, हम इसके मतलब पे जाएंगे, यानी कि कुछ दिया यानी कि दान किया, तो हम इसमें जाएंगे संप्रदान के साथ। यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं और साथ साथ जनरल नॉलेज के भी हैं, तो उसको हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्योर्ड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया? पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ फेथ, इक्वालिटी ऑफ इनकम और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। देखिए, जो आय की समानता है ये जो है सुनिश्चित नहीं किया गया है। अगर आप इंग्लिश में कंफ्यूज है तो आप हिंदी में भी इसके साथ जा सकते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स नॉट इन इंडिया? देखिए, कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल और मोहनजोदड़ो, बताइए कहाँ कहाँ है? तो आप सब जानते हैं मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में है। कालीबंगा आपका कहाँ है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कालीबंगा आपका राजस्थान में है, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है, और लोथल आपका गुजरात में है। आपका अगला सवाल है, व्हाट इज़ द वर्ल्ड सोशल फॉर्म फाउंडेड इन 2001? ये आपका क्या है? एक नव उदार वैश्वीकरण का विरोध करने वाला एक वैश्विक सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म है, यानी कि एक ग्लोबल सिविल सोसाइटी है जो अपोज करती है नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन को। इसमें थोड़े जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर सोर्स ऑफ रेयोन? रेयोन क्या होता है? ये किसका जो है सोर्स है? रेयन के स्रोत क्या है? कोयला, पानी और हवा, पॉलिस्टर और कॉटन, वुड पल्प, या फिर पीईटी? तो हाँ, आप सब जानते हैं रेयोन जो है हमारा काष्ठ का गुद्दा से बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च? इसमें से स्टार्च के प्रेजेंस हम कैसे चेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट इन फूड आइटम? आप सब ने वो जो आलू वाला एक्सपेरिमेंट है वो अपना साइंस के लैब में किया होगा। तुम्हारा आंसर होगा तनु आयोडीन विलयन, यानी कि डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका सबसे आसान क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा आता है, आप सब जानते हैं। अगर इसमें से और कुछ आपको नहीं पता तो हम देखेंगे विटामिन डी जो है उसके लिए क्या होता है, हमारा रिकेट्स होता है। तो हम विटामिन डी के साथ जाएंगे अपना रिकेट्स, यानी कि बी का जो है हमारा थर्ड। तो हमारे दो ऑप्शन जो हैं वो ऑलरेडी कट गए हैं। फिर आप जानते हैं आयोडीन से क्या होता है? आयोडीन से हमारा गोइटर
कैल्शियम से हमारा बोन एंड टूथ दिखे, और आपका B1 से आपका जाएगा बेरी बेरी। तो इसके साथ हमारा आंसर जो है वो क्या बनेगा, हम देखते हैं। हमारा आंसर जाएगा इसके साथ आपका, ये आपका जाएगा B1 का आपका बेरी बेरी और A का सेकंड। तो A का सेकंड से हमारा क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा, हमारा आंसर जाएगा सेकंड। ये आपके करंट के क्वेश्चंस हैं। ये नवंबर आप देख सकते हैं, फरवरी में आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था तो नवंबर 2022 से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। हम करंट इस बार का करेंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। ये भी आपका, ये देखिए सरस्वती सम्मान का 2021 का करंट का ही क्वेश्चन है, तो इसे हम छोड़ रहे हैं। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है 2022 का। और नेक्स्ट आपका, ये आपका क्वेश्चन है कि एनसीसी जो है अपना, ये आपका क्वेश्चन है एनसीसी जो आपका सेलिब्रेट करता है, ये आपका 74th एनिवर्सरी जो है वो कब करता है। तो ये इसका आंसर आपका होगा ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो आप इसको मुझे सॉल्व करके बताएंगे। जो इसका आंसर के अनुसार जो आंसर है वो आपका आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसे हिंदी में पढ़ने में ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से। ये आपके असर्शन एंड क्वेश्चंस हैं। पहला जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, उसकी माँ को सही से याद है कि बुधवार से पहले किंतु रविवार के बाद आई थी। यानी कि आपका या तो आपका मंडे हो सकता है या फिर आपका ट्यूसडे हो सकता है, तो हम इसे मंडे और ट्यूसडे में कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर उसकी बहन को सही से याद है कि सोमवार को नहीं आई थी, तो आप वो सोमवार को नहीं आई थी, तो हमारा आंसर क्या है, वो ट्यूसडे को आई थी। तो ऑप्शंस क्या हैं कि अकेले जो स्टेटमेंट 1 है वो अकेले उसका दे पाएगी, नहीं। जो स्टेटमेंट 2 है वो अकेले नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों से ही हमारा आंसर बनता है, यानी कि हमारा ऑप्शन थर्ड के साथ जाएंगे। अब देखिए, ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से करेंगे। देखिए, सिंगर, स्विमर और इंजीनियर। अब आपका जो सिंगर है वो स्विमर भी हो सकता है, और जो इंजीनियर है वो आपका कुछ जो है वो सिंगर भी और स्विमर हो सकता है। तो आपका इस तरह का डायग्राम बनेगा, तो हम जाएंगे ऑप्शन 2 के साथ। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन है, तो हम बहुत ध्यान से करेंगे। ये आपका 20 मार्क्स का आई थिंक इसमें है, तो हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे। देखिए, सबसे पहला आपका है कि माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेली कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज्ड ऑन विंडोज सिस्टम एंड ऑन बाय माइक्रोसॉफ्ट। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका जो आपका है वो आपका स्काइप है। मीट, वेबएक्स और गो टू मीटिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, और जो हम यूज़ करते हैं विंडोज सिस्टम में। ये देखिए, इसका आंसर जाएगा हमारा स्काइप। नेक्स्ट है आपका, आप सब ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 जो चलाते हैं, इसमें हम जब खोलते हैं तो ये क्या है, एज है, मोज़ेक है, ओपेरा है या सफारी है। तो हम जानते हैं कि ये क्या है, हमारा एज में जो PDF है हम उसको ओपन करते हैं, जो कि विंडोज़ 10 में है। ये आपका स्टेटमेंट आ गई। ईप्रोम से आप जानते हैं रोम क्या होता है हमारा, रीड ओनली मेमोरी। तो हम क्या कहेंगे, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ईप्रोम। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज़ नॉट सपोर्टेड इन विंडो मीडिया प्लेयर। देखिए, विंडो मीडिया प्लेयर में आपका क्या सपोर्ट नहीं करेगा, आप मुझे बताएंगे। आपका MP3 होता है, .wma होता है, .wmv होता है। तो आपका जो PDF है आप सब जानते हैं मीडिया प्लेयर में यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ प्रेजेंट इन MS पावर पॉइंट बट नॉट इन MS वर्ड। देखिए, टेबल होता है, जूम कर सकते हैं आप, फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रांजिशन है वो आपका MS वर्ड में नहीं होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 है। यहाँ पे आपसे CDP स्टार्ट हो गई है, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से करेंगे, इसमें गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी इन एजुकेशन। देखिए, शिक्षण के क्षेत्र में प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी की क्या भूमिका। देखिए, फॉर्मल लर्निंग, आपको नेगेटिव जो ऑप्शन है उसको पहले क्रॉस करना है, फॉर्मल लर्निंग हम नहीं करवाएंगे। और फॉर्मल लर्निंग एक जो रोल है वो प्राइमरी नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, हाँ ये हो सकता है, और सोशलाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन टू इनकलकेट वैल्यूज़ एंड बिलीफ, यानी कि मूल्य और मान्यताओं को विकसित करना जो हमारा प्राइमरी वो है एजेंडा।
इनमें से कौन सा सेकेंडरी सोशलाइजेशन है? आप जानते हैं फैमिली प्राइमरी में आती है, मीडिया का बाद में रोल होता है, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा जाएगा स्कूल। नीचे आएंगे हम, स्कूल और होम को साथ में क्या ला सकता है? आप गृह और विद्यालय को किस प्रकार एक साथ लाएंगे? तो हम फ्रीक्वेंट मीटिंग विद पेरेंट्स को करवाएंगे, यानी कि माता पिता के बार बार बैठ के कराएंगे। रोल क्या है पीटीए का स्कूल में? जो आपका है स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना, टू गिव कंस्ट्रक्टिव सजेशन फॉर स्कूल डेवलपमेंट, स्कूल के प्रोग्राम को अटेंड करना, या फिर फॉल्ट को ढूंढना। तो आपको पता है कि आप फॉल्ट नहीं ढूंढेंगे, बल्कि एक जो है स्कूल विकास में रचनात्मक सुझाव देंगे, यानी कि आप डेवलपमेंट जो कंस्ट्रक्टिव सजेशन है स्कूल डेवलपमेंट के लिए वो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो है कम्युनिटी रिसोर्स जो लर्निंग है वो नहीं है? सिनेमा हॉल नहीं होगा, टेम्पल नहीं होगा, हॉर्स स्टेबल नहीं होगा, ये आपका फायर स्टेशन होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कम्युनिटी है और उसमें कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं और उसको हम लर्न करना भी सिखा सकते हैं कि किस तरीके से आग बुझाते हैं। ये देखिए आपका एनईपी से सवाल आ गया, बाल वाटिका। बाल वाटिका एनईपी मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी और एक हैंड नोट्स के थ्रू मैं इसको कराऊंगी, तो आप उसको अच्छे से कर लेंगे। ये देखिए एजुकेशन रिसीव्ड फ्रॉम 3 से 5, ये केवीएस में होती है। एजुकेशन अप टू क्लास 8 और एजुकेशन रिसीव्ड इन प्राइमरी स्टेज फ्रॉम 1 to 5, या एजुकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एज 5 to 10। तो हमारा जो जवाब होगा वो होगा जो कि आप एज 3 से 5 से प्राप्त करते हैं शिक्षा। फिर आपका नेक्स्ट है स्पेंसर डिस्क्राइब एजुकेशन है। स्पेंसर जो एक फिलोसफर है, या एजुकेशन को किस तरीके से काम करता है? ये आपका है पूर्ण जीवन, कंप्लीट लिविंग, इसमें आएगा आपका। नेक्स्ट है आपका हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम क्या होता है? आप सब जानते हैं हिडन करिकुलम आपका यानी कि अप्रकट पाठ्यचर्या जो कि आपका नहीं दिखाई देता डायरेक्ट, तो आपका फोकस करता है इनफॉर्मल गेनिंग ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीफ। ये देखिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 49 है द बॉयज़ एंड गर्ल एक्सपेक्ट फ्रॉम स्कूल इन एडोलसेंस एज। जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो स्कूल एडोलसेंस एज में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि क्या अपेक्षा रखते हैं? तो आपका आंसर होगा इमोशनल सपोर्ट। नेक्स्ट आपका मॉरल डोमेन कैटेगरी इज़। जो मॉरल डोमेन है उसकी कैटेगरी क्या है आप बताएंगे। इसमें आपका है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, राइट और रॉन्ग के बीच में डिफ्रेंशिएट करना, फीलिंग और रिकोगनाइजेशन जो है आपका गलत होगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो हमारा डिफ्रेंशिएटिंग राइट एंड रॉन्ग होगा, जो आपका मॉरल में काम आता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 51, ये आपका डैश इज़ द बिहेवियरल ट्रेट इन एडोलसेंस। आप सब जानते हैं जो बिहेवियरल ट्रेट है वो एडोलसेंस में आपका क्या होता है? स्ट्रगल विद देयर आइडेंटिटी। ठीक है, वो अपनी जो उनकी इमेज है, आइडेंटिटी है, उससे ही जो है संघर्ष करते रहते हैं। पैडागोजी क्या है? ये आपका बहुत ही आसान सवाल है। इट इज़ अ ब्रॉड रेंज ऑफ टीचिंग मैथोलॉजी इंक्लूडिंग असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस। अगला सवाल आपका इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन डील विद विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। यानी जो प्राथमिक चरण की शिक्षा में मातृभाषा का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के 350A में किया गया है। फिर हम नीचे आते हैं लर्निंग स्पेस इन स्कूल मीन्स, यानी कि स्कूल में अधिगम स्थान से जो अभिप्रेत है वो क्या है? आपका है वेल सेट क्लासरूम विद नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट, यानी कि बह रहित माहौल में सुव्यवस्थित कक्ष। मैचुरेशन विद रेफरेंस टू चाइल्ड ग्रोथ, जो मैचुरेशन है परिपक्वता है, उससे तात्पर्य क्या है? आपका जो है वो फिजिकल, साइकोलॉजिकल और अडॉप्टिव चेंज इन चाइल्ड ग्रोथ। नेक्स्ट पे आते हैं विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इनहेंस लर्निंग अमंगस्ट टीचर एंड चिल्ड्रन। इनमें से कौन सा जो है वो चिल्ड्रन और बच्चों के टीचर और बच्चों के बीच में सही होता है? वो आपका इमोशनल रिलेशनशिप। फिर आपका नेक्स्ट है दीक्षा प्रोग्राम बाय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इज़ अबाउट। जो दीक्षा प्रोग्राम है वो किसके बारे में है? आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम इसमें जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट है द अर्जेंट रिक्वायरमेंट इन स्कूल्स विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग एज एम्फसाइज इन एनईपी। आपको पता है कि एनईपी से क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, इसमें आ रहे हैं। एनईपी आपको दोबारा में बहुत अच्छे से कराऊंगी। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि जिसको हम एफएलएन का नाम देते हैं, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। इनफॉर्मल एजुकेशन हमारी क्या होती है? एजुकेशन जो है स्पिरिचुअल सेंटर में नहीं, प्राइमरी सेंटर में नहीं। इसमें आपका क्या है? आप एजुकेशन गेन थ्रू वेरियस सोर्सेज इन लाइफ, यानी कि जीवन के विभिन्न स्रोतों से आप शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं।
फोनोलॉजी जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या है, ग्रामर को यूज़ करना नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, और आपका अंडरस्टैंडिंग रूल्स भी नहीं। तो साउंड को जो है क्रिएट करना एट अ स्पीच, वाक ध्वनि उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज़ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग आप जानते हैं अनुभवात्मक, यानी कि जो आप अपने हाथों से करते हैं, हैंड्स और लर्निंग के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट है डैश इनहेंस लर्निंग इन क्लासरूम। इसमें से क्या जो है वो अधिगम की अभिवृत्ति को बढ़ाता है, तो आपका ऑडियो विजुअल एड्स। क्वेश्चनिंग और लेक्चर को हम हटा देंगे, और आपका ब्लैक बोर्ड नहीं, आपका AV मेथड यूज़ होगा इसमें। अब इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 63 है, एनवायरनमेंट इज़ एन एलिमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, रियलिज्म, कनेक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म। माहौल निम्नलिखित में से किसका अवयव है, रचनावाद, यथार्थवाद और व्यवहारवाद और कनेक्टिविज्म। तो इसका हमारा जो आंसर है वो हमारा रहेगा बिहेवियरिज्म, की जो एनवायरनमेंट है वो किसका है, हमारा बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ करिकुलम इन स्कूल्स। जो स्कूल्स है, स्कूल में करिकुलम का क्या पर्पज़ है। देखिए, किसको हम क्रॉस करेंगे, किसको हम टिक करेंगे। हम इसको एलिमिनेटेड मेथड से देखेंगे। एलिमिनेटेड मेथड क्या होता है, जिसमें आपको जो लगे कि ये नहीं हो सकता उसको पहले हम क्रॉस कर देंगे। तो आइए ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला, स्टैंडर्डाइज करेंगे लर्निंग गोल्स को, हाँ। टू कंडक्ट टाइमली एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन करवाना एक काम है लेकिन एक जो पर्पज़ नहीं है। टू अचीव इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव नहीं। टू कंप्लीट सिलेबस इन टाइम। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर A के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है, द मीनिंग ऑफ लर्निंग इज। लर्निंग का मतलब क्या है, अधिगम का अभिप्राय क्या है। अचीविंग हाई एकेडमिक एक्सीलेंस, गेनिंग नॉलेज, मैनिपुलेशन ऑफ सर्कमस्टेंसेज, या फिर पॉजिटिव अल्टर्ड बिहेवियर। तो इसमें हम जाएंगे सकारात्मक परिवर्तित व्यवहार के साथ। When the child is directly exposed to life situation, the learning is called। जब बालक को जीवन में स्थितियों से उद्भाषित किया जाता है तो अधिगम क्या कहलाता है। कौन सा अधिगम होगा वो आपका, नेचुरल या फिर कनेक्टिविटी या फिर एक्सपीरियंस या फिर रियलिस्टिक। तो हमारा आंसर जो होगा वो हमारा होगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि अनुभवात्मक अधिगम। मूविंग टू 67, NEP 2020 हैज़ मॉडिफाइड द स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन एज। NEP से काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो NEP को हम बहुत अच्छे से करेंगे। आप लोग कमेंट्स करके मुझे PDF का लिंक भी मांग सकते हैं। तो आप सब जानते हैं हमारा 5+3+3+4, जब हम पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या 5 में कौन कौन से स्टेजेस हैं, कौन कौन से एज है, और 3 में और 3 में और 4 में क्या है। बाय विजिटिंग अ फॉरेस्ट व्हाट द चाइल्ड कैन बी एबल टू डेवलप। क्या हो सकता है, वन का भ्रमण करने से बालक में क्या विकसित होगा या फिर होगी। क्या हो सकता है, सेल्फ एक्सप्लोरिंग एक्टिविटी, कैपेसिटी, थिंकिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इमेजिनेशन पावर। तो इसमें क्या होगा हमारा सेल्फ एक्सप्लोरिंग कैपेसिटी, यानी कि जो बच्चा है वो अपने आप को जो एक्सप्लोर करेगा, वो चीज़ों को सीखेगा, तो वो खुद को एक्सप्लोर कर रहा है, उसकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है द मेन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड मास्टर अपार्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। हेड मास्टर की एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो मेन प्रोफेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होगी, सुपरवाइज करना, लाइजन विद द अथॉरिटीज़, कंट्रोलिंग द स्कूल, या फिर आपका टीचिंग। तो हम कहेंगे कि जो हेड मास्टर है उसके अलावा वो आपका टीचिंग जो है उसका मेन दायित्व है। व्हाट मे बी नो फंक्शन ऑफ एजुकेशन। इसमें से क्या जो है एजुकेशन का फंक्शन है वो नहीं हो सकता। इसमें से क्या शिक्षा का कार्य नहीं हो सकता। देखिए, ट्रांसमिटिंग नॉलेज टू सोसाइटी है, स्प्रेडिंग ऑर्थोडॉक्स एंड सुपरस्टिशन ये नहीं हो सकता। कट्टरपंथ और अंधविश्वास का प्रसार करना शिक्षा का कार्य नहीं हो सकता। फिर हम आगे बढ़ते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कॉल्ड। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी आपको पता है ग्राफिया जो होती है, ये आपका स्पेशल एजुकेशन का क्वेश्चन है। ग्राफिया जो होता है लिखने से संबंधित होता है, कैलकुलिया जो होता है मैथ से कैलकुलेशन से संबंधित होता है। ऑटिज्म जो है आपका अलग से एक डिसेबिलिटी है, और जिसमें आपका आंसर जाएगा डिसलेक्सिया, यानी कि 3। फिर आगे बढ़ते हैं हम 72, द कम्युनिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग सेंटर। क्यों, यानी कि इनमें से कौन सा हमारा जो है क्वेश्चन वो कारणवश समुदाय का एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम केंद्र है। यानी कि शिक्षण और अधिगम केंद्र कौन सा हुआ आपका, पहला आपका एक्सटेंशन ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़, यानी कि स्कूल के कार्यकलाप का प्रसार। प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग, यानी कि इसे यथार्थ जगत का अधिगम का अवसर प्राप्त होता है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं। सब्सिट्यूट टू स्कूल नहीं, अनौपचारिक अधिगम का स्रोत, यानी कि ये भी नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, विच मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस
ये मनोदर्पण स्कीम, मनोदर्पण स्कीम, सिविल एविएशन नहीं होगा, आपको पता है, एग्रीकल्चर नहीं होगा, कॉमर्स और इंडस्ट्री नहीं होगा, तो आपका आंसर जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फिर आगे बढ़ेंगे, आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीवियर मेंटल डिसऑर्डर। एनजाइटी क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। एनजाइटी और ये बाकी जो हैं सीवियर में नहीं आते हैं। तो सीजोफ्रेनिया जो होता है, आपको चक्कर आना, दौरे पड़ना, किसी चीज़ को इमेजिन करना, वो सारी चीज़ें आपकी सीजोफ्रेनिया की कंडीशंस में आ जाती हैं। द कॉमन मेंटल डिसऑर्डर अमंग चिल्ड्रन इन द स्कूल, स्कूल में जो है बच्चों का वो क्या जो कॉमन होता है वो क्या होता है। देख, सेंसरी डिसऑर्डर में आपको सेंसेस के रिलेटेड आ जाएगा, सोशल से आ जाएगा, बिहेवियर से आ जाएगा। तो हमारा जो इसका आंसर है केवीएस के अकॉर्डिंग वो हमारा है एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि 3rd नंबर पे, जिसे हम दुश्चिंता विकार भी कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट, द रूट कॉज ऑफ मेंटल इलनेस अमंग चिल्ड्रन इज, बच्चों का स्कूली बच्चों में मानसिक रुग्णता का मूल कारण क्या है। देखिए, हेरिडिटी और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, न्यूट्रिशन नहीं होगा तो न्यूट्रिशन को हम क्रॉस करेंगे, होम एंड एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो इसको भी हम क्रॉस करेंगे, और पीयर बिहेवियर हो सकता है, लेकिन रूट कोज की बात करें तो हमारा हेरिडिटी और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के साथ हम जाएंगे। फिर आपका 77, व्हाट स्टेप वुड फॉर्म इंटरवेंशन फॉर दिव्यांगजन, इसमें से कौन सा जो स्टेप है वो दिव्यांगजन के लिए इंटरवेंशन का काम करता है। देखिए, इंटरवेंशन होता है पहचान करना, यानी कि किसी चीज़ को इंटरवेंट करना। आपका इसमें फिजिकल सपोर्ट, असेस एंड असिस्ट, इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल थेरेपी। देखिए, अब इसमें हम दोनों चीज़ें ये करेंगे, फिजिकल सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन पहले असेस और असिस्ट, यानी कि पहले पता, असेस होता है पता लगाने किसी चीज़ का, असिस्ट होता है हेल्प करना। तो इंटरवेंशन की जब बात करेंगे तो असेस और असिस्ट के साथ जाएंगे। हिंदी में देखा जाए तो आकलन और सहायता के साथ हम जाएंगे। अगला सवाल है, हाउ कैन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन बी आइडेंटिफाइड इन क्लासरूम। अब देखिए, क्लासरूम में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। रेस्टलेसनेस, यानी कि ये ऑटिज्म वाले बच्चे में होती है, इसमें हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। आइडेंटिफाई हमें करना है लोनलीनेस, अकेलापन। आपका पुअर कॉम्प्रीहेंशन से हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि जो कम बोध गम्यात। नेक्स्ट पे, टू एड्रेस माइल्ड मेंटल हेल्थ इशू व्हाट शुड द स्कूल डू। इसमें जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी समस्या के निवारण हेतु विद्यालय को क्या करना चाहिए। तो इसमें क्या क्या है, काउंसलिंग करवानी चाहिए, मेडिकल इंटरवेंशन, फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, लेकिन हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग सोशल इमोशनल लर्निंग, यानी कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सामाजिक संवेगात्मक अधिकरण का एकीकरण, कि इन दोनों को मिला के तब बच्चा जो है वो अपनी मानसिक स्वस्थता से ठीक होगा। द रोल ऑफ पेरेंट्स टू एड्रेस मेंटल हेल्थ इशू अमंग चिल्ड्रन इज, जो पेरेंट्स का रोल है बच्चों में मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए वो क्या होगा, निवारण, समस्या का निवारण क्या होगा। देखिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे एडोलसेंस के साथ, उनकी इन जो एक्टिविटीज़ को जो है शेयर करेंगे। मेडिकल इंटरवेंशन करेंगे, नहीं। काउंसलर को घर पे बुलाएंगे, नहीं। और पेरेंट्स शुड हैव अवेयरनेस एट एडोलसेंस, अवेयरनेस से कुछ नहीं होगा, अगर हमें उसे ठीक करना है, निवारण करना है, तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनकी एक्टिविटीज़ को करेंगे। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। 81, द विजन एंड फिलोसफी ऑफ अ स्कूल वुड बी रिफ्लेक्टेड इन, विज़न जो है हमारा और फिलोसफी है स्कूल की, वो किस में होता है, स्कूल के प्रोस्पेक्टस में होगा, ठीक है, या फिर आपका इंस्टीट्यूशनल प्लान में होगा, और या फिर स्कूल डेवलपमेंट प्लान में होगा, स्कूल मैगजीन में होगा। देखिए, मैगजीन को हम हटा देते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लान को हटा देते हैं, प्रोस्पेक्टस में जो है विज़न और फिलोसफी नहीं होगी, तो आपका स्कूल डेवलपमेंट प्लान में ये जाएगा। तो ये हमारा SDP जो कि आपका 81 का आंसर है। विद्यालय विकास योजना भी हम इसे कहेंगे। अ लीडर शुड बी, कैसा होना चाहिए एक लीडर। देखिए, लीडर आप जानते हैं कैसा होना चाहिए आपका, ऐसा जो उसको इंस्पायर करे, प्रेरणा दे और उसका निर्देशक भी हो। तो ये आपका इंस्पिरेशन एंड डायरेक्टर, ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणादायक और निर्देशक। द हेडमास्टर टू मेक प्रॉपर प्लानिंग विल टेक द हेल्प ऑफ, जो हेडमास्टर हैं वो प्रॉपर प्लानिंग किसकी हेल्प से करेगा। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, या फिर स्कूल मैनेजमेंट की, या लोकल अथॉरिटीज़ की, या फिर हम जाएंगे ऐसे ऑप्शन के साथ जिसमें हमारे काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हों, पीपल, टीचर्स और पेरेंट्स, इन तीनों की हेल्प से वो सम्यक योजना निर्माण करेगा। द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ अ स्कूल लीडर, स्कूल के लीडर का सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है वो क्या होगा, कोऑपरेट करना, या फिर आपका क्वालिफिकेशन, या फिर आपका कन्विक्शन, या फिर एग्रेशन। देखिए, एग्रेशन नेगेटिव है तो हम इसको पहले ही कैंसिल कर देंगे, और आपका जो क्वालिफिकेशन है वो होगी तभी वो हेडमास्टर है। तो इसमें हम क्या होगा, कन्विक्शन आंसर के साथ जाएंगे। कन्विक्शन क्या है हमारा, संकल्प शक्ति, ठीक है। आप बताइएगा मुझे कितने ठीक हुए कितने गलत हुए।
कमेंट्स करके प्लीज़ मुझे बताइएगा। एज पर द आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड इफेक्टिव लीडर शुड बी, इसमें क्या है, जो पहला ऑप्शन है इसका हमारा, लोगों को अभिप्रेरित और प्रेरित करना चाहिए, व्यक्ति को अपनी क्षमता के दोहन के लिए कोचिंग देना होना चाहिए। ये आपका लीडरशिप का एक वो है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको हिंदी में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसलिए मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बता रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं हिंदी में इसको नीचे करके। मोटिवेट एंड इंस्पायर पीपल, कोच अ पर्सन हु रियलाइज हिज पोटेंशियल, और आपका सेट द पेस ऑफ हिज और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो उसका अपनी जो पढ़ने की स्पीड है वो खुद से उसको ऑर्गेनाइज करेगा। जनरल डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा टूल गोल अचीवमेंट के लिए, तो इसका ऑप्शन हमारा जाएगा। मोटिवेट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आगे बढ़ने के लिए जो मोटिवेट करेगा, और इंस्पायर करेगा लोगों को, यानी कि लोगों को अभिप्रेरित और प्रेरित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86 हमारा है, विच इज़ द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ लीडर। रिजिडिटी यानी कि कठोरता, ये आपका गलत है। इंस्पायरिंग अदर्स ये हो सकता है, अकाउंटेबिलिटी भी हो सकता है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकता है। लेकिन एसेंशियल की बात करें तो लीडर का मतलब होता है कि दूसरों को प्रेरित करना, तो हमारा आंसर जो है ये जाएगा सेकंड, अन्य व्यक्तियों को प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच कांट बी अ लीडर ऑफ क्वालिटी ऑफ अ लीडर, यानी कि किस में से कौन सी जो है क्वालिटी एक लीडर की नहीं हो सकती। देखिए ये हम देखेंगे इसमें से नेता का गुण कौन सा नहीं हो सकता, तो विश्वास की कमी जो है हमारी, विश्वास की कमी के साथ हम जाएंगे, ये हमारा नेगेटिव है, बाकी हमारा सारा का सारा पॉजिटिव है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेडमास्टर एज एन अकेडमिकियन, हेडमास्टर का क्या रोल होता है एज एन अकेडमिक, यानी कि शिक्षाविद के रूप में प्रधानाध्यापक की भूमिका क्या रहती है। टू एक्ट ए मीडिएटर बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, स्टूडेंट और टीचर के बीच में मध्यस्थ का कार्य करना। सुपरविजन ऑफ स्कूल, ये भी कर सकता है। ब्रिज बिटवीन स्कूल एंड मैनेजमेंट, टू प्रोवाइड अकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। जो हमारा इसमें आंसर फोर्थ है, उसमें हमारी जो पहले वाली तीनों चीज़ें हैं वो कवर हो जाती है, तो हम जाएंगे आंसर नंबर फोर्थ के साथ, अकेडमिक और प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करना। की फ्रेज ऑफ पेस सेटर लीडरशिप इज़, जो की फ्रेज है पेस सेटर का, यानी कि जो स्पीड जो होती है वो गति निर्धारक नेतृत्व का महत्वपूर्ण पदबंध क्या है। इसमें क्या है, मैं इसे बेहतर ढंग से कर सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे किया जा सकता है। हम बड़ा स्वप्न देखें और मानक निर्धारित करें, यानी कि लेट्स ड्रीम बिग और सेट स्टैंडर्ड। तो एक वो पेस सेट कर रहा है, यानी कि एक गति सेट कर रहा है, स्पीड सेट कर रहा है, तो इसमें हम क्या किसके साथ जाएंगे, हमारा ये ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, और इसका हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 90, जो आपका है द लीडरशिप विच एक्सरसाइज मिनिमम कंट्रोल। ये 4 टाइप की होती है, ये आपके पास है। जिसमें मिनिमम कंट्रोल होता है उसमें हम किसके साथ जाते हैं, ये हमारा जाएंगे उसमें हम ये हस्तक्षेप नेतृत्व। हिंदी में देख सकते हैं आप, ये आंसर आपका। डेमोक्रेटिक आप जानते हैं, लोकतांत्रिक यानी कि सबका वो। ऑथोरिटेरियन जो होता है वो सत्तावादी, यानी कि जो मैंने कहा वही करना है। और पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट ऑफ लीडरशिप, ये इसका जो है एक नेक्स्ट ऑप्शन है, तो हम ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएंगे, लेजिस फ्योर लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 91 फिर से दोबारा आपका NEP के साथ आपका क्वेश्चन है। ECCE आप सब जानते हैं क्या होता है। ECC आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ। 92 द NCF 2005 वॉज प्रिपेयर्ड बाय। आप सब जानते हैं जो NCF है वो आपका NCERT प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट हम आगे जाएंगे। RTE 2009 केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। RTE जो है हमारा 2009 वो आपका कब आया था, आपका 1 अप्रैल 2010 को इफेक्ट में आया था। द वर्ल्ड NEP स्टैंड फॉर। NEP आप सब जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका जो है वर्ड इसमें है। RTE एक्ट 2009 प्रेस्क्राइब डैश नंबर ऑफ मिनिमम वर्किंग आवर पर टीचर पर वीक। आप सब जानते हैं RTE के अनुसार 45 जो है आपका ये 45 आवर पर वीक है। फिर आपका नेक्स्ट, एज पर RTE एक्ट 2009 नो चाइल्ड शैल बी डिटेन अप टू क्लासेस। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किसी भी बालक को प्रगति रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि फेल नहीं कर सकते आप। कौन सी क्लास तक, 96 का आंसर हमारा जाएगा 8th क्लास तक। 97 पे आते हैं। इफ़ प्रोफेशनल काउंसलर आर नॉट अवेलेबल इन स्कूल दैट इट मे लीड टू। अगर प्रोफेशनल काउंसलर जो है स्कूल में अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे।
अगर प्रोफेशनल काउंसलर स्कूल में नहीं है तो ये इंक्रीज़ कर सकता है मेंटल इलनेस अमंग चिल्ड्रंस में। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ, यानी कि जो मानसिक रुग्णता या विकार है वो बढ़ जाएगा अगर कोई आपका काउंसलर स्कूल में अवेलेबल नहीं होगा। फिर क्वेश्चन NEP 2020 से है, ये किस पे फोकस करता है? बेसिकली FLN पे, फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसको डिटेल में मैं आपको जब कराऊंगी, जब NEP कराऊंगी मैं आपको। फिर आपका है विच सेक्शन ऑफ RTE 2009 डील्स विद SMC, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी है उसमें कौन सा आर्टिकल डील करता है? आपका आर्टिकल नंबर 21। आते हैं 100 पे। इसमें है इफ़ अ पेरेंट्स इट इज़ द पेरेंट्स डैश टू सेंड देयर वर्ड्स टू द स्कूल एज पर RTI 2009। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, आपका राइट है या फिर आपका ऑप्शन है? तो आपका जो RTE के अकॉर्डिंग है वो एक दायित्व है। नेक्स्ट आपका यहाँ से 100 क्वेश्चंस हो गए हैं, हम 101 पे पहुँचने वाले हैं। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हिंदी पे बढ़ते हैं। वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। ह कंठ है, श तालव्य, ठ मूर्धन्य, स ओष्ठ। ये जो हमारा है आंसर गलत है, स जो है ओष्ठ नहीं तालु होता है। फिर बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? देखिए ऑप्शन जो हमारा है, ऑप्शन में शीतलता जो है वो गिवन है, इसका भाववाचक आना चाहिए, लेकिन जो मथुरा है वो भी जातिवाचक मुझे नहीं लगता आना चाहिए, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। KVS के अनुसार ये ऑप्शन 4th है। अगला है वह छात्र कक्षा में प्रथम आया। जो इसमें छात्र शब्द है ये जो है ये क्या है? आपका गुणवाचक है, परिणामवाचक है। देखिए गुण होता है जिसमें कोई गुण बताया जाए, नहीं। परिणाम परिमाण यानी कि कुछ मेजरमेंट बताया जाए तो इसको भी हम कैंसिल करते हैं। और सार्वनामिक या फिर आपका संख्या, संख्या नहीं है तो हमारा ऑप्शन होगा सार्वनामिक। वचन की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? देखिए सर्दी सर्दियाँ, बहन बहनें, गुब्बारा गुब्बारे और झाड़ी झाड़ियों नहीं, इसका आंसर हमारा झाड़ी आना चाहिए था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट 65 56 लिखा है, 49 49 ये ठीक है, 58 ठीक लिखा है, 59 ठीक लिखा है, तो हमारा आंसर जो होगा वो हमारा 65 जो है वो कि गलत होगा। सर्वज्ञ, इसमें जो ये है ये किससे मिलके बना है? तो हमारा इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, जय और ये या आधा जय और ये, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। अब कंफ्यूज होते हैं हम इसमें और इसमें कि आधा जय आएगा या फिर हमारा पूरा जय आएगा, तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे इसमें क्या आएगा। तो हमारा इसका सही आंसर जो है आधा जय और या बन के ये आपका गे बनता है। फिर आपका पर्यायवाची, देखिए इसमें भूरा व्रंग अली षटपद, ये जो है आपका ये ठीक है। फिर पवन आपका अनिल प्रभंजन और मारुत ये आपका ठीक है, हवा के ये पर्यायवाची है। और पत्नी दारा कामिनी कांता, इसमें जो कामिनी है वो आपका जो है पत्नी का नहीं नारी का पर्यायवाची है। पक्षी का ठीक है, विहग खगय और द्विज, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है 3rd जो है वो ठीक हो जाएगा, यानी कि असंगत है वो। फिर आपका नेक्स्ट है आपका ताप शीत दुर्लभ सुलभ पारंपरिक शासकीय और तोड़ना जोड़ना, ये ठीक है, आपका ये ठीक है, लेकिन आपका ये गलत है। पारंपरिक जो होता है यानी कि हमारा पुराना होता है, इसका जो होगा हमारा आधुनिक होगा। नेक्स्ट सर्वनाम की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत युग्म है कौन सा? पुरुषवाचक में तू आप, या फिर संबंध में जो मैं है, और अनिश्चय में कौन क्या, निश्चय में यह वह। देखिए निश्चय में यह वह होता है, पुरुष में तू या आप होता है, संबंध जब दिखाते हैं तो जो में और हम यूज़ करते हैं। अनिश्चय में होता है कि कोई, ठीक है, या जिसका कोई निश्चय ना हो। कौन जो होता है प्रश्नवाचक होता है, तो अनिश्चय की जगह हमारा क्या आना चाहिए था? प्रश्नवाचक, तो हमारा आंसर जाएगा 3rd। लिंग की बात करेंगे, देखिए माली मालिन ठीक है, शेर शेरनी ठीक है, बाग बागन ठीक है, सेठ सेठाइन नहीं होगा, सेठ सेठानी होगा। 111 पे बढ़ते हैं। चैनल को कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इसे शेयर भी कर दीजिए। इनमें से कौन अधिक बलवान है? देखिए अधिक क्या है? अधिक किसी चीज़ की हमारी मात्रा को बता रहा है कि बलवान है क्या? अधिक, तो ये क्या जाएगा? हमारा गुणवाचक। फिर आपका कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से असंगत है। देखिए मणिक ने पत्र लिखा, मणिक ने लिखा ना, तो हमारा क्या जाएगा? ये कर्ता। फिर आपका माँ के लिए दवाई ले आओ, संप्रदान। आपका रमेश कमरे में बैठा है,
अधिकरण कारक, मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया। देखिए कर्ता ने, ठीक है, माँ के लिए दवाई ले आओ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये ठीक है। रमेश कमरे में बैठा है, यानी कि बेस है, ये ठीक है। मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया, ये आपका करण कारक है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो केवीएस के अनुसार ये जो है गलत है। मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है इसमें, आप चेक करके मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन उसके अनुसार आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो गलत है। अगला, इनमें से एक 113 में बात करेंगे तो इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? फाटक नहीं, फाटक बंद की जाती है, दरी बिछाई जाती है, बगीचा सुंदर है और आंगन बड़ा है। तो आपका आंसर जाएगा इसमें दरी। इसमें हमारा ट्रिक क्या रहती है कि इसमें हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को अच्छा है, अच्छे हैं, साथ में इसको सेंटेंस में डाल के देखते हैं कि वो क्या किस तरीके का होता है या होती है, दे रहा है। अब ये क्वेश्चन आपके जो हैं एनसीईआरटी बेस्ड हैं और ये बच्चों के हैं, तो हम देखेंगे। अब तुम जागो, अब तुम आंखें खोलो, हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली। इसमें से ये जो रिमझिम पाठ्यपुस्तक के किस वाले पार्ट से हैं? तो देखिए ये आपको पीआरटी का है, इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से उसमें है। तो इसका जो आंसर आपका जाएगा वो आपका थर्ड जाएगा, तितली और कली से, ठीक है। नसरुद्दीन और जमाल साहब रिमझिम पुस्तक के किस पार्ट के चरित्र हैं? अब देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको दोस्त की पोशाक जो चैप्टर है उसके हैं। तो ये पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है, यहाँ आपको पढ़ने ही पड़ेंगे और इसको आपको लर्न भी करना पड़ेगा। राग की रस्सी पाठ के आधार पर बताइए कि तिब्बत के कौन से राजा के मंत्री थे? जो हमारा इसमें ऑप्शन जाएगा वो है 32वें राजा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका नेक्स्ट है हलीम चला चांद पर, पाठ के आधार पर चांद पर हलीम ने क्या देखा? उसने क्या देखा? वहाँ पे गड्ढे देखे। मुहावरा और उसके अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? देखिए नाक मुंह सिकोड़ना, कमियां निकालना, कलई खुलना, सच्चाई का पता चल जाना, ऊँट के मुंह में जीरा होना, आवश्यकता अधिक पर मिलना बहुत कम, दिया तले अंधेरा, दिया के पास अंधेरा होता है, ये गलत है। इसका मतलब होता है कि जहाँ पे रोशनी है उसके नीचे अंधेरा होता है, ये इसने गलत लिखा है, ये इसका आंसर नहीं है। वह बाजार की ओर आया होगा, आया होगा मतलब यानी कि इसमें आपका जाएगा क्रियापद बन। फिर आपका आगे, वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ, स्वतंत्रता की ओर पाठ के आधार पर बताइए। धनी इस प्रकार मन ही मन में क्यों बड़बड़ाया? तो धनी क्यों बड़बड़ाया? क्योंकि आश्रम में बन रही योजना के बारे में उसे कोई भी बताता नहीं था। ये सब्जेक्ट रिलेटेड है तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, या स्पेसिफिक आंसर्स हैं। पैसेज की बात करेंगे तो पैसेज आप पढ़ के उसको आंसर कर सकते हैं, मैं इसको नहीं करा रही हूँ, आपको PDF में दे दूँगी, आप मुझे कमेंट में PDF लिख दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन भी इसी के रिगार्डिंग है, थर्ड क्वेश्चन भी इसी के रिगार्डिंग है, लेकिन आगे एंटोनिम सिनोनिम आएंगे उसको हम अच्छे से कराएंगे और वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम किस तरीके से जाएंगे। वो कैब हम बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि वो कैब के बेसिस पे ही आपका जो है एंटोनिम और सिनोनिम है, वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, और उनका जब मतलब पता होगा तभी। ये देखिए क्वेश्चन आया, ये है एज एन बेनाइन गोड, ये इसके पैराग्राफ में एक आंसर है, तो हम देखेंगे कि ये क्या है। अंडरलाइन वर्ड का मतलब क्या है? बेनाइन का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा दयालु, दयालु मतलब कोई भी दयालु, तो इसने बोला वर्ड सेम, हैंडसम नहीं होगा, इनोसेंट नहीं होगा, और ये हमारा होगा काइंड हार्टेड यानी कि दयालु। फिर नेक्स्ट है यूनिवर्सल का मतलब जो है सेम बताना है। यूनिवर्सल क्या होता है? आप सबको पता है यूनिवर्सल क्या होता है? हमारा ग्लोबल होता है, पर्टिकुलर अलग होता है, वर्सटाइल अलग होता है, और आपका एडमायरेबल अलग होता है जिसकी तारीफ की जाए। 127 है ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस होता है बहुत ही ज़्यादा विशाल, ठीक है, टीनी नहीं होगा, छोटा होता है, ट्रबल सम मुश्किल होता है, और कॉलोसल होता है आपका विशाल, जो कि सेम जैसे आपने सुना होगा कॉलोसल काजल का, यानी कि बहुत ही विशाल, बहुत ही लंबे टाइम तक टिकने वाला और बड़ा। एडमेंटेड, एडमेंटेड होता है आपका ज़िद्दी, इसका हमें अपोजिट बताना है, ठीक है। ज़िद्दी यानी कि अड़ा, यानी कि अड़ा किसी चीज़ पे, तो वो क्या है? अपनी तरफ पे ज़िद्दी है, तो इसका अपोजिट जो जाएगा हमारा अनश्योर जाएगा, यानी कि वो अनश्योर है। आपका 129 है होस्टेड, यानी कि होस्टेड होता है फहराना, जैसे हम बोलते हैं ना फ्लैग होस्ट करना, तो इसका जो हमारा उल्टा होगा वो हमारा होगा लोवर्ड, ठीक है। ड्रिल्ड होता है किसी चीज़ को ड्रिल करना, यानी कि उसमें उसको ज़्यादा फोकस करना, और आपका जैसे ड्रिल हम पढ़ाई पे यूज़ करते हैं। लिबरेटेड अलग मतलब है, हंग का मतलब आपका किसी को टांगना, और इस टाइप का मतलब इसमें जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है आई एम इंडिबेटेड टू यू, टू आप सब जानते हैं टू किस में यूज़ होता है, हम सबको पता है ये प्रीपोजिशन में होता है।
तो ये बहुत ही आसान था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्लीज़ रिटर्न द बुक टू मी टुडे। अब मुझे इसमें बताइए, जो ये बुक है, ये टुडे का इसमें क्या आपका मतलब है? ये टुडे जो है नाउन है या फिर वर्ब है या फिर आपका एडजेक्टिव है? तो आप मुझे बताइए टुडे क्या होगा? आज। आप मुझे किताब वापस कीजिए, आज। तो ये वर्ब आज है ना, तो उसको क्या कर रखा है? वर्ब को ऐड कर रखा है, यानी कि इसमें जाएगा हमारा एडवर्ब ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये आपका सेंटेंस है, इसको रीअरेंज करना है, तो हम इसमें जाएंगे आपका, देखिए पहले फोर रोइंग, फोर से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, तो ए वाले को हम क्रॉस कर देंगे। फिर आपका डी है एज वेल एज फिशिंग, इससे भी नहीं होगा। आपको पता है एज वेल एज हमेशा किसी दो चीज़ों के बीच में यूज़ करते हैं एज ए कनेक्टर, तो डी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बचा हमारे पास ए और बी। पहला है एट द लेक, और आपका लेक के साथ क्या है? इसमें मैं इसको हटा देती हूँ, दिखने में नहीं आ रहा। हाँ, पहला ऑप्शन है एज वे द लेक एज वेल एज फिशिंग, ठीक है, फॉर ऑफर फैसिलिटी फॉर रोइंग। और दूसरा आपका है द लेक, उसके बाद बी ऑफर फैसिलिटीज़, बी का फिर फॉर रोइंग एज वेल एज फिशिंग। तो हम जाएंगे आंसर नंबर सेकंड के साथ। 133 की बात करते हैं। चूज द ऑप्शन इन विच द फ्रेजेस गिवन बिलो हैज़ बीन रीअरेंज्ड इनटू करेक्ट सेंटेंस। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिफोर डैडी एंड पुट इट दिस ऑप्शन डू कंसिडर। इसमें जाएंगे हम ऑप्शन नंबर सी के साथ, जो कि हमारा है पहले डी, फिर उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा जो है, चूज़ द ऑप्शन इन विच वॉइस हैज सेड गिवन सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड। आई हैव रिटन अ नोट फॉर द मीटिंग। उसने कहा कि मैंने जो मीटिंग है उसके लिए नोट लिखा है। तो इसमें हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा हमारा, देखिए अ नोट हैज़ बीन है, फॉर द है, नॉट हैड बीन है। तो देखिए हैड बीन को हम और हैज़ बीन को हम पहले ही कैंसिल कर देंगे। अब बचा हमारा फॉर द और फॉर द। हैज़ बीन रिटन बाय मी और हैज़ बीन रिटन बाय मी हमें लगाना ही लगाना है, क्योंकि आई को चेंज करना है। इसमें जो है हमारा सब्जेक्ट वो चेंज नहीं किया हुआ, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएंगे। फिर आपका आता है नेक्स्ट, इसमें भी एक्टिव पैसिव और वॉइस पैसिव की बात है। अ फीलिंग ऑफ गिल्ट विल एट लास्ट ओवर पावर हिम, यानी कि जो गिल्ट की जो फीलिंग है उसने आखिरकार उसे ओवर पावर कर लिया। तो देखिए एट लास्ट का इसमें कोई खास मतलब नहीं है, एट लास्ट बस ये कहा गया है, तो एट लास्ट को हम आगे ले आएंगे। किसको ओवर पावर किया? उसको। तो ही विल ओवर पावर्ड विद द फीलिंग ऑफ गिल्ट। तो इसमें हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 की बात करेंगे। आई एम सरप्राइज्ड, किस पे सरप्राइज्ड? ऑन नहीं, फॉर नहीं, ऑफ नहीं, एट इज ऑडिसिटी, ठीक है, कि वो जो उसने किया उस पर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, यानी कि उसकी हिमाकत हम इसको कह सकते हैं कि उसने जो भी किया उस पर मैं सरप्राइज हूँ। आई विल नॉट डू एनीथिंग डैश विदाउट कंसल्टिंग यू, सॉरी। तो इसका आंसर जो आएगा आपका विदाउट आएगा, ठीक है। कंसल्ट जो है अपने साथ विद लेते हैं, कि आपसे जैसे विचार विमर्श होता है तो विद अपने साथ ही लेते हैं, तो इसमें विदाउट आएगा क्योंकि विल नॉट डू है। नेक्स्ट 138, आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू क्रैक ओल्ड जॉक्स। किंग ने जेस्टर को कहा कि मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि ओल्ड जॉक्स क्रैक मत किया करो। इसमें जाएंगे हम ऑप्शन नंबर सी के साथ, जो कि हमारा है पहले डी, फिर उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा जो है, चूज़ द ऑप्शन इन विच वॉइस हैज सेड गिवन सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड। आई हैव रिटन अ नोट फॉर द मीटिंग। उसने कहा कि मैंने जो मीटिंग है उसके लिए नोट लिखा है। तो इसमें हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा हमारा, देखिए अ नोट हैज़ बीन है, फॉर द है, नॉट हैड बीन है। तो देखिए हैड बीन को हम और हैज़ बीन को हम पहले ही कैंसिल कर देंगे। अब बचा हमारा फॉर द और फॉर द। हैज़ बीन रिटन बाय मी और हैज़ बीन रिटन
बाय मी हमें लगाना ही लगाना है क्योंकि आई को चेंज करना है, इसमें जो है हमारा सब्जेक्ट वो चेंज नहीं किया हुआ, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएंगे। फिर आपका आता है नेक्स्ट, इसमें भी एक्टिव पैसिव और वॉइस पैसिव की बात है। अ फीलिंग ऑफ गिल्ट विल एट लास्ट ओवर पावर हिम, यानी कि जो गिल्ट की जो फीलिंग है उसने आखिरकार उसे ओवर पावर कर लिया। तो देखिए एट लास्ट का इसमें कोई खास मतलब नहीं है, एट लास्ट बस ये कहा गया है, तो एट लास्ट को हम आगे ले आएंगे। किसको ओवर पावर किया? उसको, तो ही विल ओवर पावर्ड विद द फीलिंग ऑफ गिल्ट, तो इसमें हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 की बात करेंगे। आई एम सरप्राइज्ड, किस पे सरप्राइज्ड? ऑन नहीं, फॉर नहीं, ऑफ नहीं, एट इज़ ऑडिसिटी, ठीक है, कि वो जो उसने किया उस पर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, यानी कि उसकी हिमाकत हम इसको कह सकते हैं कि उसने जो भी किया उस पर मैं सरप्राइज़ हूँ। आई विल नॉट डू एनीथिंग डैश विदाउट कंसल्टिंग यू, सॉरी, तो इसका आंसर जो आएगा आपका विदाउट आएगा, ठीक है। कंसल्ट जो है अपने साथ विद लेते हैं कि आपसे जैसे विचार विमर्श होता है तो विद अपने साथ ही लेते हैं, तो इसमें विदाउट आएगा क्योंकि विल नॉट डू है। नेक्स्ट 138, आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू क्रैक ओल्ड जॉक्स। किंग ने जेस्टर को कहा कि मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि ओल्ड जॉक्स क्रैक मत किया करो। कहा कि ओल्ड जॉक्स जो हैं क्रैक मत किया करो, तो इसमें क्या होगा आइए देखते हैं। द किंग टोल्ड द जेस्टर, द किंग वॉर्न्ड द जेस्टर, या एडवाइस। देखिए एडवाइस नहीं आएगा और टोल्ड नहीं आएगा, टोल्ड इसमें आएगा तो वॉर्न नहीं आएगा, ठीक है। तो उन्होंने, इसमें हम किसके साथ जाएंगे? अब टोल्ड वाले हमारे दो बचे हैं। ही हैड ऑफन टोल्ड हिम नॉट टू क्रैक जॉक्स और ही हैड ऑफन टोल्ड हिम नॉट टू क्रैक जो है ओल्ड जॉक्स, तो हमारा जो इसमें आंसर आएगा वो हमारा आएगा सी। आगे बढ़ते हैं, ये आपका है एरर की बात है। इसमें सुविरिता आस्क मी वेयर वुड आई स्टे, तो इसमें हमारा जो है वुड और आई में एरर है, ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ हम इसमें जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेंस फॉर्म ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। राम हैज़ ऑलवेज हेल्प मी, राम ने क्या किया है? मुझे हमेशा हमेशा हेल्प की है। इसमें हम जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। आपके 140 क्वेश्चन हो चुके हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं जो कि आपका है मैथ्स। अब देखते हैं मैथ्स। अ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 139। इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका क्वेश्चन है ऑप्शन के थ्रू हम जाएंगे, इसको हम 139 से डिवाइड करके चेक करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा आपका थर्ड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट्स 30796। उसने कहा सबसे बड़े और सबसे छोटी डिजिट का जो डिफरेंस है वो क्या होगा। तो देखिए इस नंबर से क्या बनाएंगे, सबसे पहले जो हमारा बड़ा है वो 9, फिर आपका हमारा 7, फिर हमारा 6, फिर हमारा 3, फिर हमारा 0। उसके बाद सबसे छोटा क्या बनेगा, जो आपका बनेगा 30679। स्मॉलेस्ट जो नंबर बनेगा इनसे, 0 को हम आगे नहीं ले रहे हैं, इसमें आप 0 को आगे नहीं लेंगे। 307 आपका 9 और आपका 6, तो इसमें से हम क्या, हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, हमारा आएगा 6 6 6 आपका 9 5 और 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 66951 आपका ऑप्शन नंबर 142 में। ये देखिए इसमें आपका +8 है, फिर आपका +10 है, सॉरी आपका +6 है, फिर आपका 8 है, फिर 10 है, तो यहाँ पे +12 हो जाएगा, तो नीचे 42 और उसके बाद 12 है तो प्लस में उसके बाद 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे 56, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा। अगले सवाल पे, इनमें से कौन सी डिजिट जो है इसके बीच में आएगी। ये स्टार को मल्टीप्लाई नहीं है, इसको हम x मानेंगे, तो हमें पता है कि अगर हम इस डिजिट को 234 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये जो नंबर है ये निकल के आ जाएगा, तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो हमारा यहाँ आएगा 345, यानी कि ऑप्शन, यानी कि 4 ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द साइड ऑफ द क्यूबॉइड इज हैविंग एरिया ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर जो है इसका एरिया है, तो इसमें क्या होगा हमारा,
देखिए एरिया दिया है, साइड निकालने तो हमें पता है साइड इंटू साइड जो होता है हमारा वो होता है एरिया का फॉर्मूला। ये 6 आ गया। अब इसने बोला 4 रेक्टेंगुलर साइड हैं, वो भी 12 की लेंथ की, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से, तो 12 से हमारा आंसर आएगा 72। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसने कहा कितनी जो लाइन ऑफ सिमेट्री इस फिगर में है, तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें 6। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका इफ़ जोसेस रन 1 किलोमीटर इन 1 राउंड ऑफ अ स्क्वायर पार्क देन एरिया पार्क का। देखिए अब ये आपका पार्क है, इसमें से ये जो जोसेफ है ये पूरा घूमता है तब आपका 1 किलोमीटर पूरा होता है। तो अगर एक साइड एरिया का फॉर्मूला, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो ये 1 किलोमीटर को 4 साइडों से करेंगे तो आपका आएगा 0.5, ठीक है 0.5 आपका 25। जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आपका आएगा 0.0625। साइड जो है स्क्वायर की उसको डबल करेंगे तो एरिया क्या होगा, देखिए एक x है हमारा, दूसरी साइड जो आपकी वो आपकी आ गई 2x, ठीक है ये आपका 2x आ गया। अब क्या करेंगे, ये आपका जब इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4x बनेगा, तो यानी कि 4 टाइम जो है आपका इसमें ये जो है एरिया बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम इसमें जाएंगे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर की जो कैपेसिटी है वो 270 लीटर है और अगर वो 1 मीटर हाई और 0.5 मीटर वाइड है तो डेप्थ क्या होगी। देखिए इसमें हमें पता है कि जो 1 लीटर होता है उसमें हमारा 0.001 जो है सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0.27 जो है क्यूब पर लीटर आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब उसने पूछा हमें हाइट और विड्थ जो हमें दे रखी है और हमें क्या जाननी है, डेप्थ जाननी है, तो हम क्या करेंगे, इधर करेंगे 0.7 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है, और डेप्थ इससे निकालेंगे तो इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है कैलकुलेट आप खुद करेंगे 54 आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इट इज़ मंडे ऑन 9 जनवरी 2023, तो आपका 12 अप्रैल का क्या होगा। देखिए अगर साल सेम है तो आपको वो जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से दिन गिन के भी पहुँच सकते हैं। देखिए कौन से दिन है, जनवरी 9 है तो बाकी जनवरी में 31 डेज़ होते हैं, तो कितना बचा हमारा यहाँ पे 22 डेज़ हमारे बचे जनवरी के। फरवरी में कितने दिन होते हैं, ये लीप ईयर नहीं है तो हमारा ये जाएगा +28, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बचा, मार्च में कितने दिन होते हैं हमारे 31 डेज़ मार्च के और 12 डेज़ जो है हमारे किसके, अप्रैल के, ठीक है। हम इसमें 12 लेंगे। अब ये हमारा टोटल जो हो गया ये हो गया 93 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 93 को 7 से करेंगे तो हमारा 2 बचेगा इसमें, ये आपका 93 2 बचेगा, यानी कि मंडे में जब 2 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो वेडनेसडे आ जाएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए एक लड़का जो है स्कूल जाता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 4 किलोमीटर वापस आता है 12 की स्पीड से और 4 किलोमीटर उसका जो है वो स्कूल दूर है। जब 2 स्पीड होती हैं तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था 2, ठीक है, S1 ये आपका फॉर्मूला है, ये आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, 2S1 S2 और नीचे हम करेंगे S1 प्लस में S2, ठीक है। तो हम फॉर्मूले से इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 2 हमारे पास स्पीड हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे 2 स्पीड हैं यानी कि 6 और उसके बाद 12, ये हमारा हो गया 18 और इसको हम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 8 किलोमीटर पर आवर आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे बताएंगे। अब हम आ गए हैं 152 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 152 जो हमारा है इसमें हमारा अ बंच ऑफ 8 बनाना कोस्ट 24 एंड अ सिंगल बनाना कोस्ट 4.50। राजू ने 66 बनाना खरीदे तो कितना अमाउंट उसने स्पेंड किया। देखिए तो 8 जो बनानाज हैं वो 24 के हिसाब से उसने खरीदे, टोटल उसे 66 खरीदने हैं, तो 8 × 8 यानी कि 64 जो बनानाज हैं वो उसने पेयर में ख़रीद लिए
और बाकी जो हैं वो आप दो जो बचे 2 बनाना वो उसने 4.5 के प्राइस से खरीदे। तो 9 रुपये तो हमारे सीधे सीधे ये हो गए। और उसके अलावा हमारा 192 यानी कि जो हम 24 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गए। तो इनको जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा हमारा 201। नेक्स्ट पे चलते हैं। 8.4 लीटर की जो मेडिसिन है उसे 75 लीटर की बॉटल में पैक करना है, तो कितनी बॉटल्स फिल होंगी? तो आपको पता है 8.4 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 8400, और उसको जब हम 75 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा 112। तो इसको हम 75 से डिवाइड करके मैं आपको दिखाती हूँ और ये आपका 112 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर जो गर्ल्स हैं स्कूल में वो 44 हैं, बाकी बॉयज़ हैं, तो जो बॉयज़ का नंबर है वो 48 हैं, तो कितनी गर्ल्स हैं? तो हम देख सकते हैं 44% है। अगर 56% की वैल्यू जो इतनी है तो हमारा 800 नहीं हो सकता, गर्ल्स 400 नहीं हो सकती क्योंकि जो ये वैल्यू है ये कम है। 360 और 352 में थोड़ी कन्फ्यूज़न है, इसलिए जो 0 है वो हम हटा देंगे क्योंकि इसमें 44 से जब किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आने के चांसेस नहीं है। तो अगर ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा 352। नेक्स्ट देखते हैं। सुजाता ने सब्जियां खरीदी हैं, ये केजी में है और ये ग्राम में है, तो या तो आप ऐसे किलोग्राम में बदल लें या फिर इन सबको ग्राम में बदल के और इसको जब ऐड करेंगे तो आपका 6.1 किलोग्राम में आंसर है, तो आप इनको किलोग्राम में ही करेंगे। नेक्स्ट इनका अरेंज करना है इसे हमें किसमें? असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा फिर छोटा फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो देखिए ये 1.2 यानी कि 0.5, इसका 0.3 डिवाइड करते हैं तो इसका 0.4 और इसका हमारा क्या आ जाएगा 0.45। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा इसमें हमारा 1325 12 और 59, तो हम जाएंगे आंसर 4th के साथ। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट है, ये आपको पता है जो हमारा HCF है उसके साथ जब हम LCM को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये आता है। तो जब 12 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 144 आएगा। ये आपका CTET का भी फेवरेट क्वेश्चन है, आपने कई बार किया होगा। इसको करेंगे, सीरीज़ का एक क्वेश्चन है, इसमें हम देखेंगे तो क्या होगा जब इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ पे माइनस 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 चल रहा है, तो यानी कि हाफ तक पहुँचेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 75 और प्लस 51 हमारा एज इट इज़। क्या क्यों आया ये? क्योंकि हमें पता है माइनस माइनस चल रहा है लेकिन ये प्लस भी इनके बीच में, यानी कि दो जो नंबर्स के बीच में माइनस माइनस है, तो यानी कि -1 ऐसे करके 51 तक ये हमारा आधा हो जाएगा। और जब इसमें हम प्लस में हम 51 करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसमें से माइनस करेंगे और साइन किसका जाएगा? प्लस का। 76 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 रोप जो हैं लेंथ इनकी ये दी हुई है, इक्वल पार्ट्स में कट करना है इसको। इसमें क्या है 240 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर और 460 सेंटीमीटर हमें दिया है और जो कि इक्वल लेंथ में हमें काटने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसमें HCF निकालना है, तो हमारा जो आंसर होगा वो आपका 20 आ जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है 2 डिजिट का प्राइम नंबर होना चाहिए जिसकी जो डिजिट्स हैं वो भी प्राइम हो। तो इसमें कैसे डिजिट होंगे? 2 डिजिट यानी कि हमारा 10 से स्टार्ट होके हमें 99 के बीच में जो है हमें ढूंढनी है। तो क्या क्या होंगे हमारी, जिसका जो प्राइम नंबर है वो भी दोनों प्राइम होने चाहिए। देखिए एक तो हमारा हो गया 23, ठीक है, अगला हो गया हमारा 37, फिर उसके बाद हमारा हो गया 53 और 6 वाली लाइन में नहीं होगा, 7 वाली लाइन में हमारा 7 और 3, उसके बाद वाले में नहीं होगा, 8 में नहीं होगा और 9 में नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो होगा हमारा 4। यहाँ से आपके EVS के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। हमने 160 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मुझे बताएंगे आपके कितने आंसर्स जो हैं ठीक हैं और कितने आपके गलत हैं। फटाफट हम आगे बढ़ते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। पहला सवाल है नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें किससे, प्लांट्स और एनिमल्स से होती हैं, और जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो ह्यूमन बनाते हैं, इसलिए जो उनको सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर कहते हैं। तो हम कहेंगे कि आपका ये जो स्टेटमेंट पहली है वो गलत है और दूसरी जो सही है, क्योंकि जो सारी की सारी चीज़ें हैं ज़रूरी नहीं है कि ये प्लांट और एनिमल से ही ऑब्टेन्ड हों। अब हम EVS सेक्शन पे आ गए हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है,
तो इसलिए हम इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आप उसको क्वेश्चंस के साथ पढ़ के उसको देखेंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। 161 का जो आंसर है वो आपका फर्स्ट है स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, और आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी ट्रू है। आगे देखेंगे, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर है ईवीएस की स्टेटमेंट। इसका जो आंसर है वो आपका सेकंड है कि ए और आर जो है दोनों के दोनों ट्रू हैं, लेकिन आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप इसको देख के कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चन हैं, इसमें टाइम टेकिंग है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी करा रही हूँ। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये भी आपका ईवीएस का ही चैप्टर का है, आपने सीटेट की तैयारी में पढ़ा होगा। इसका भी सेकंड आंसर है। फोर्थ पे आते हैं हम, 164 की बात करते हैं। तो उसने कहा कि ये क्या है, थिंक अबाउट द स्टेटमेंट एंड बिलो करेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखिए, ये कहता है कि प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड इज कॉल्ड वीडिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम द सैफ ऑफ हार्वेस्टिंग क्रॉप आर कॉल्ड थ्रेशिंग, और आपका कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर मैच्योरिंग इज कॉल्ड वीडिंग। देखिए, ये गलत है आपका, ये गलत हुआ, तो इसका आंसर जो है आपका 4 जाएगा। अगले पे आते हैं हम। नेक्स्ट, फ्रूट इज़ अ राइपेंड। फ्रूट क्या है? राइपेंड ऑवरी है, यानी कि आपका ये आंसर जाएगा फोर्थ। कुछ इसमें काफ़ी इजी हैं, असेशन क्वेश्चन में थोड़ा टाइम टेकिंग है। जैसे देखिए, ये है सैंडी सोइल इज़ वेल एरेटेड, और जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो आपको पता है जो इसके पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल नहीं होते हैं, वो जो होते हैं बड़े होते हैं, इसलिए इसका आंसर जाएगा थर्ड। ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि मूविंग एयर को, विंड को एयर कहते हैं, नहीं। आपका एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लो प्रेशर टू हाई एयर प्रेशर। तो आपको सबको पता है इसमें जो है सिर्फ बी ठीक है, यानी कि वायु गर्म होने पर फैलती है, बाकी ये सारा उल्टा दिया है। ये आपका लोअर प्रेशर टू हाई प्रेशर नहीं होता, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर होता है जो एयर मूव्स होती है। अगला है, ये भी एसेशन क्वेश्चन का है, इसको भी हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका पहली स्टेटमेंट जो है गलत है, दूसरी जो है ठीक है, ठीक है। और ये घातक बीमारी है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये घातक बीमारी है। पिचर प्लांट्स, वाई आर पिचर प्लांट हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स आपको पता क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये क्यों डिपेंडेंट होते हैं? तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा कि उन्हें जो है नाइट्रोजन सोइल से नहीं प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। 170 की बात करेंगे तो ये क्या है? चंपा, ये आपने पढ़ा होगा। चंपा क्या होते हैं? आपके घुमंतु लोग होते हैं। गोट आर देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेजर होता है, जो ट्राइब है ये सिंगल प्लेस पे रहती है। और आपका जो चंपा है रेयर काइंड ऑफ गोट्स की जो है, जो पश्मीना के लिए फेमस है। तो आपका ये ABD जाएगा, और जो ये सिंगल प्लेस पे नहीं रहते, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं घुमंतु प्रजाति होती है। नेक्स्ट आपका आता है 171। इसमें कहा है मैं हिमालय चढ़ना चाहता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है वो कहाँ है आपका? तो वो आपका जाएगा हमारा उत्तर काशी में जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। और 172 की जो मॉस्किटो है, मच्छर है, वो इंसान को कैसे पहचानता है? तो आप सब जानते हैं, ह्यूमन की स्मेल से वो उसको पहचानता है। फिर आपका आता है वीड ग्रो इन द फील्ड्स विदाउट बीइंग प्लांटेड, यानी कि इसमें हम हिंदी में इसको पढ़ेंगे साथ साथ। खरपतवार बिना बोए ही अपने आप खेतों में जो है उग जाती है, ठीक है, ये आपका ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमूव वीड फ्रॉम द फील्ड, ये भी ठीक है। वीड रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ फील्ड्स बाय यूजिंग वाटर एंड फर्टिलाइजर गिवन टू क्रॉप, जो हम फसल को देंगे वो जो है वीड्स को मिल जाता है। वी डू नॉट इफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, ये आपका गलत है कि वो फसल को प्रभाव नहीं देता है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा जाएगा फोर्थ, ABD। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे हमारा क्या आएगा? हाँ, उसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल लीव देयर हर्ड आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ 14 और 15 एंड स्टार्ट लिविंग अलोन। तो आपको पता है हाथी, ये आपने पढ़ा ही होगा सीटेट में। और आगे बढ़ते हैं। इसमें हम बस ख़त्म करने वाले हैं हम अपनी वीडियो को। 175 पे पहुंचते हैं। प्लांट मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम रेन, व्हेन इट्स रेन प्लांट सीम्स टू गेट अ न्यू लुक। तो वो कह रहा है कि पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है, और बारिश आते ही पेड़ पौधे जो हैं वो खिल उठते हैं। तो हमारा इसका जो आंसर है वो हमारा रहेगा 1, यानी कि A और R दोनों सही हैं, और दोनों की जो वाक्यता है वो सही है, यानी कि रीज़न भी सही है। व्हाट आर स्टेट रन स्कूल्स? इसका आंसर हम बताएंगे क्या है। इसका आंसर जो हमारा जाएगा A और D, कि बच्चे जो हैं पढ़ लिख सकें और सबको मौका मिले। देखिए, ओनली वाले ऑप्शंस को हम क्रॉस कर देंगे तो हमारा आंसर सीधा सीधा A और D आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। इसमें है हमारा थिंक अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज़ द करेक्ट फ्रॉम द गिवन कोड। ये हमारा आ गया। इसने क्या क्या इसमें आएगा हमारा? उसने कहा वी लर्न थिंग्स फ्रॉम द ईच अदर इन फैमिली। सही बात है, हम सीखते हैं। ये कस्टम है कि शूज़ निकालना, ये गलत है। हम कोई ज़रूरी नहीं होता, एनिमल्स भी घर में रहते हैं, और एनिमल्स जो है हमारी परमिशन के बिना भी रहते हैं। तो इसका जो आंसर है 174 का वो जाएगा फोर्थ।
ACD। आते हैं 178 पे, हमारे पास 3 क्वेश्चंस बचे। देखिए लिथोस, एटमॉस, ह्यूडर और बायोस। देखिए आपको पता है लिथोस जो होता है वो पत्थर होता है, यानी कि ए का बी ये आपका फर्स्ट कैंसिल और आपका फोर्थ कैंसिल। ह्यूडर आपको पता है पानी को कहते हैं, वाटर, तो थर्ड का डी, तो आपका ऑप्शन जो यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा 2। अगले सवाल पे आते हैं। ये जो आपका 179 है, क्वेश्चन जो है ड्रॉप हो गया था और ये क्वेश्चन ही इसका गलत था, तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है हमारा 180, जो कि आपका आखिरी सवाल है आज का। द पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन द 4 साइड। पेनिनसुला जो है वो चारों साइड से कवर नहीं होता है, ये आपका गलत है। पाकिस्तान इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट, ये भी गलत है आपका। लोकल टाइम चेंजेस 4 मिनट्स फॉर ईच डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड, ये आपका ठीक है। और आपका लार्ज कंट्रीज लाइक स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डोंट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, तो आपका सी और डी के साथ जाएंगे। इसमें हिंदी भी मैंशन है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में लिंक PDF टाइप कर दीजिए, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूँगी। ये देखिए इसमें आंसर्स में भी मैंशन है, आप अगर आपको चाहिए तो आप इसमें आंसर्स भी जा सकते हैं। तो मैं आपको थैंक यू कहूँगी, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी।